तो अब एक हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो करेंगे जो कि रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग। तो केस स्टडी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल सिमिलर टू रीट बट फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट के जैसे ही होती है, पर ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पे फोकस करते हैं, जैसे हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस, अदर पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्विटीज जो है वो इन्वेस्टर को अलाउ करती है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं जहां पर वो ट्रेडिशनली जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्विटीज के यूनिट्स को बाय करते हैं, जिनके ऊपर उन्हें एक रेगुलर बेसिस पे रिटर्न जो है वो मिलती है, जिनको हम डिविडेंड जो है वो कहते हैं। और ये इनकम कहाँ से आती है? तो बेसिकली इन्विटीज ने उसको जिस जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एसेट में इन्वेस्ट किया था, वहां से उसको इनकम जो है वो मिल रही होती है। साथ के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन से भी इनकम जो है वो रिसीव होती है। कहने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने जहां जिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से रेगुलर बेसिस पे उसको ट्रस्ट को इनकम मिल रही है, और वो ट्रस्ट जो है वो इनकम किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? इन्वेस्टर को। ठीक है, साथ के साथ समय के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उनकी वैल्यू भी एप्रिशिएट होती है, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज जो है वो होती है। ठीक है, इन्विटीज जो है लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जनरली इन्विटीज जो है वो पब्लिक लिस्टेड होती है, यानी कि हम इसको आसानी से जो है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम जो है वो इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये जो ट्रस्ट है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और उसे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हाईवेज वगैरह हो गए, हमारा हॉस्पिटल वगैरह हो गए, ये लॉन्ग टर्म के ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस स्टडी जो है वो डिस्कस कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिफाइन करते हैं? पहला, एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एसेट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। या फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स, या फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करी है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन जो है वो कर रही है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंक्लूड। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसके यहाँ पर कौन कौन से फीचर है? पहला, इन्फ्रीज प्राइमरली कंसंट्रेट और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स सच एज रोड, पावर प्लांट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये बिल्कुल यहाँ पर फीचर होता है, जो इन्विटीज है वो प्राइमरली इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट जो है वो करता है। they generate income by leasing or operating these infrastructure projects, see assets। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो इन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किए उनको या तो लीज पे दे देती है, या फिर उनको खुद से ऑपरेट करके जो है वो इनकम जनरेट करते हैं। तो ये भी फीचर होता है। इन्फ्रीज आर एस्टैब्लिश एट ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो ये भी करेक्ट है। बेसिकली इन्फ्रीज एक ट्रस्ट होती है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश होती है। द इन्फ्रीज इज इस्टेब्लिश बाय मैनेजर। तो मैनेजर जो है वो इन्विटीज को एस्टैब्लिश करता है। तो ये जो है वो फीचर हमारा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बेसिकली जो इन्विटीज होता है उसको एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो स्पॉन्सर करता है। कौन करता है? यहाँ पर स्पॉन्सर जो है वो करता है, मैनेजर नहीं करता है। इसीलिए ये हमारा फीचर जो है वो नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्विटीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दे गवर्न बाय। देखो इन्विटीज को इंडिया के अंदर कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सेबी इनको किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट करता है? पहला, सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2016, या फिर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2000, या फिर सेबी कोऑपरेटिव बोर्ड रेगुलेशन 2015। तो फटाफट से आपको बता दीजिए कि जो सेबी है वो बेसिकली
हमारे जो इन्विटीज होते हैं उनको किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है? सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, ऑप्शन ए या फिर बी, सी या फिर डी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो देखो मेरी यहाँ पर आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिए। आप ए बी यहाँ पर टाइप कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा, मेरे को पता लग जाएगा कि आपने आंसर यहाँ पर दे दिया है। तो पार्टिसिपेट यहाँ पर जरूर करिए ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। पार्टिसिपेट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं अकेले यहाँ पर पढ़ा के चलता हूँ, उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। लाइफ क्लास का बेनिफिट है कि आप भी पार्टिसिपेट करो, आपको डाउट है तो आप पूछो। Entities are listed investment trust that allow investor to invest in infrastructure project. What are the benefits of investing in इन्विटीज? ठीक है, तो इन्विटीज बेसिकली क्या है? लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप इन्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो? पहला, एक्सपोजर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखो बेसिकली एक इंडिविजुअल की हम बात करें तो उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सके। पर जब वो इन्विटीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाता है। तो ये हमारा एक बेनिफिट है, मतलब कम कैपिटल के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ एसेट। हमारे जो एसेट्स है ना उसको प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो मैनेज करते हैं, जिसके बारे में आगे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके एसेट्स की प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो हो जाती है, तो ये भी बेनिफिट है। उसके बाद रेगुलर इनकम, आपको ना एक रेगुलर इनकम यहाँ पर मिलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्विटीज है वो जो भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको या तो लीज पे देते हैं या फिर खुद ऑपरेट करते हैं, और उनसे इनकम जनरेट करके जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको जो है रिटर्न के फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक रेगुलर इनकम भी हमें मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम इन्विटीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्पॉन्सर इज द एंटिटी दैट एस्टैब्लिश द इन्विटीज एंड इनिशिएट ट्रस्ट फॉर्मेशन। स्पॉन्सर वो एंटिटी होती है जो कि इन्विटीज को एस्टैब्लिश करती है और उसे इनिशिएट करती है। स्पॉन्सर प्लेज अ पिवटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इन्विटीज। तो स्पॉन्सर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्विटीज को क्रिएट करने में और उसकी फंक्शनिंग के अंदर। इन्विटीज स्पॉन्सर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। नॉर्मली इन्विटीज का जो स्पॉन्सर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी होती है। इन्विटीज कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, तो इन्विटीज के जो स्पॉन्सर है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन 5। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि इन्विटीज के केस में जो स्पॉन्सर है वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2, 3, 4 या फिर 5। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दें इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैक्सिमम जो स्पॉन्सर हो सकते हैं वो 3 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द इन्विटीज। ठीक है, एक ऐसा मैनेजर, ठीक है, एक ऐसा मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आंसर इसका क्या है? मैनेजर ही है। तो देखो मैनेजर बेसिकली क्या करता है, हमारा जो इन्विटीज है उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करने का काम करता है, जो ऑपरेशन है उसको भी मैनेज करने का काम जो है वो करता है, और एसेट्स को मेंटेन करने का काम करता है। देखो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्विटीज को इस्टेब्लिश करना। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्विटीज की जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करना, जो ऑपरेशंस है इन्विटीज के उनको मैनेज करना, और एसेट्स को प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन जो है वो करके रखना। ये जो मैनेजर होता है इसको बेसिकली अपॉइंट कौन करता है? जो इन्विटीज का जो ट्रस्टी होता है वो यहाँ पर जो है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। और इंश्योर करता है कि जो एसेट्स है उसको यहाँ पर यूनिट होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट किया जाए, यानी कि एसेट्स को इस तरीके से ऑपरेट किया जाए कि जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस जो है वो ना हो सके। ट्रस्टी का काम ही होता है कि यूनिट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, उनको किसी भी तरह के लॉस से बचाना, ठीक है।
तो इन्विटीज ट्रस्टी, जो इन्विटीज का ट्रस्टी होता है वो बेसिकली मैनेजर को अपॉइंट करता है, उसे कहता है कि आपको एसेट्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि यूनिट होल्डर को किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मैनेजर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Dash manager oversees the performance of existing investees investment, ensuring they generate returns. Additionally, the manager is responsible for evaluating and making decision about new investment project. ठीक है, तो देखो हमारे जो मैनेजर होते हैं इन्विटीज के अंदर वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर और एक होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। देखो इन्वेस्टमेंट मैनेजर वो मैनेजर होता है जो कि हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की निगरानी करता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि हमें जितनी रिटर्न चाहिए थी वो उतनी रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है उसके रिगार्डिंग में डिसीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर ही लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जो इन्विटीज है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, उसका जो डिसीजन है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो लेता है। उसके बाद काम आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, तो इन्विटीज ने जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम, ऑपरेट करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। यानी कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो बताएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की रहेगी। किसकी रहेगी, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो ये दो तरह के मैनेजर आपको यहाँ पर इन्विटीज के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिपिकली द प्रोजेक्ट मैनेजर इज स्पेशलाइज्ड कंपनी, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन इनविडीज। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो वो एक स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या यहाँ पर रोल होता है, ऑप्शन है डेवलप एंड ऑपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना और उन्हें ऑपरेट करना, साथ ही साथ यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, मैनेज टू डे ऑपरेशन ऑफ इनविडीज। तो आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन है डेवलप एंड ऑपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्विटीज ने इन्वेस्ट किया उसे डेवलप करना और उसे ऑपरेट करना। क्लियर है आपको यहां तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर दोज इन्विटीज दैट हैव बीन लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेकिंग देयर यूनिट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बाय जनरल पब्लिक। ठीक है, देखो ऐसे इन्विटीज जो कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और हमारी जो जनरल पब्लिक है वो उनको आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर खरीद और बेच जो है वो सकते हैं, यानी कि उनकी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसे हम पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज कहते हैं या फिर प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज कहते हैं या फिर लिस्टिंग कंपनी कहते हैं या फिर बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। ऐसी इन्विटीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और उसकी जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर ओपनली जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। इन इन्विटीज को हम क्या कहेंगे, पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज, प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज, लिस्टेड कंपनी या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज। पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद एक और हमारी टाइप होती है इन्विटीज की, वो होती है प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज। तो प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है और जनरल पब्लिक उसे यहाँ पर खरीद और बेच जो है वो नहीं सकती, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। इन इन्विटीज को प्राइवेटली जो है इंडिविजुअल्स को इशू किया जाता है और प्राइवेटली जो है इंडिविजुअल्स उनको खरीदते और बेचते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज। ठीक है, तो प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज क्या होता है उसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, units of iniquities can be bought or sold on stock exchange, it is not listed on stock exchange and units can be bought or sold on stock exchange, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिया। अभी मैंने आपको प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज का मतलब समझाया था, तो फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्टली डिफाइन कर रही है, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज। ठीक है,
तो क्या ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यूनिट्स ऑफ इन्वेंटरीज कैन बी बोट और सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो देखो लिस्टेड तो है नहीं, तो खरीदा और बेचा कहां से जाएगा, तो ये भी गलत है। इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड यूनिट्स कैन नॉट बी बोट और सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूबल कैश फ्लो इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द यूनिट होल्डर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर समझो ये नेट डिस्ट्रीब्यूट एबल कैश फ्लो यहाँ पर क्या है, नेट डिस्ट्रीब्यूट एबल कैश फ्लो यहाँ पर क्या है। देखो हमारे जो इन्विटीज है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो बेसिकली क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है जहां से उनको रिटर्न मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई टोल टैक्स की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई रोड बना दिया जिसके ऊपर उसे टोल टैक्स जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी पैसा इन्विटीज के पास आता है, इन्विटीज को जो है वो पैसा जो है इन्वेस्टर को देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा किसका है, इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर फ्री में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, उससे रिटर्न चाहिए। तो देखो इन्वेस्टमेंट को ना जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनको नेट डिस्ट्रीब्यूट एबल कैश फ्लो का एक सर्टेन परसेंटेज जो है मिनिमम इन्वेस्टर को देना पड़ता है। तो वो मिनिमम सर्टेन परसेंटेज कितना है, 60% है, 70% है, 80% है या फिर 90%। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि हमारे जो इन्विटीज होती है उनको अपना नेट डिस्ट्रीब्यूट एबल कैश फ्लो का कितना हिस्सा जो है इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में जो है वो देना पड़ता है। इन्वेस्टर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इन्विटीज के ऊपर, यानी कि यूनिट्स इन्विटीज के अंदर इन्वेस्टर ने जो भी यूनिट्स बाय की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर उसको डिविडेंड जो है वो मिलता है। तो फटाफट से यहाँ पर चार बॉक्स में बता दिए कि वो परसेंटेज कितनी है, 60%, 70%, 80%, 90%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, 90% इज द करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारी यहाँ पर XYZ इन्विटीज है, इसका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है यानी कि इसने जो टोटल इनकम यहाँ पर कमाई है वो यहाँ पर मान के चलो क्या है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए। तो इसका 90% कितना हो गया, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए उसे यहाँ पर डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है।